मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हम दोनों की गुफ्तगू के इस पॉइंट पे एक मनफी तासुर उन लोगों के लिए उभरेगा जो इस वक्त मुआशी तौर पर मायूस हैं या वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कि वो कुछ न कुछ हासिल करें। क्योंकि ये सवाल फौरी तौर पर आ जाता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं इस मुआशरे में क्यों पैदा हुआ? अगर 40 साल तक मेरी ज़िंदगी यहाँ तबाह हो गई, मैं ज़्यादा बेहतर जी लेता अगर इस मुआशरे में ना पैदा होता। अगर ऐसा कोई सवाल किसी के ज़हन में जन्म लेता है कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैं ऐसे मुआशरे में पैदा हो गया जहाँ मेरी शख्सियत पूरी तरीके से अपने आप को एक्सरसाइज भी नहीं कर सकी, तो इसका जवाब जो है वो कैसे दिया जाए? ओके, देखिए इसका जवाब बड़ा बड़ा ही आसान है। हर मौके पे, जिंदगी के हर मोड़ पर आप इस सवाल के साथ खड़े होते हैं। जी। जहां पे आपके साथ नाइंसाफी होती है, जहां पे आप अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ महसूस करते हैं, दुरुस्त। जहां पे आपके साथ किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है, तो ये तमाम सवालात इंसान की सोच में आते हैं। जी। और मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज इंसान को एक पर्सपेक्टिव देती है, एक रियल एक रियलाइज तनाजुर, रियलाइजेशन कह सकते। रियलाइजेशन देती है कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है। अब हर मोड़ पर जब ये आपके साथ होता है और ये सवालात आते हैं, तो उसके दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप फिर बहुत अरसे तक इस बात के ऊपर सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि यार मेरी क्या जिंदगी है, और उसके बारे में एक फिनिकी होके उसके बारे में मनफी एक रुझान के साथ चलते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और फिर वो तमाम जो आसपास के लोग हैं जो कि इस सिचुएशन में फंसते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देन यू आर इक्विप्ड। ठीक। क्योंकि जब आप एक दफा सिचुएशन से निकल आते हैं तो आपको मालूम होता है कि किस सिचुएशन, इस अगर कोई और इस सिचुएशन में फंसा है तो मैं उसको क्या बता सकता हूँ। ठीक। एक्सपीरियंस हो ठीक है, जाते हैं। एक्सपीरियंस हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि ये सवाल आपके लिए आए। इंसान को बार बार मुड़कर अपने माजी को देखना बहुत जरूरी है, ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या गलतियां की, ताकि वो उसको दोहराए ना, और वो दूसरों को बताए कि ये गलती हो सकती है। ठीक है। सो जब भी दौराहे पे इंसान पहुंचता है, जिस तरह हर दौराहे पे ये एक सवाल उठता है, काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं फलां जगह पे होता, काश मैंने वो फैसला कर लिया होता। आपने वो फैसले नहीं किए, आप वहां पे नहीं हैं, आप यहाँ हैं, और यहाँ से हमें आगे चलना है। दुरुस्त। तो ये सोच तो हमने पैदा करनी है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारा का सारा पाकिस्तान उठ के स्कैंडिनेविया चला जाए, या सारा का सारा पाकिस्तान उठ के यूके चला जाए। ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को इतना आगे लेके चलें, और उन मुश्किलात के साथ आगे लेके चलें कि पाकिस्तान में वो तमाम बुनियादी ज़रूरतें हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाए। मैं और आप एक जगह बैठ कर हम बड़ा क्लियरली ये सोच सकें कि यार, हम, मेरे लिए ये कंसर्न नहीं कि मैंने सुबह उठ के कमाने जाना है। मेरे लिए ये कंसर्न है कि मैं एज ए डॉक्टर, या आप एज एन अदीब अपने इलाके की खिदमत कैसे कर सकते सर, जैसा आप कह रहे हैं मुझे ऐसा महसूस होता है, चूंकि मैं पाकिस्तान पूरा घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता मिलता रहता हूँ कि 70 साल से 90% पाकिस्तानी यही ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन मायूसी थोड़ी सी वहाँ आ जाती है कि जिससे उम्मीद लगाते हैं वो उम्मीद भर नहीं आती। मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस लगा लिखा था कि हम अपने लीडर्स में तो पैगंबराना सफ़ात ढूंढते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए कोशिश नहीं करते। तो आप इससे सहमत हैं तो मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं नहीं हूँ। जी। यहाँ ओके। पे मैं यहाँ पे नहीं। उसकी जी। एक वजह है, हम्म। मेरे ख्याल से। सॉरी, मैं माजरत के साथ इस बात पे कर रहा हूँ। जी। उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है। जी। वजह ये है कि जब आप किसी को लीडर मानते हैं, तो आप ये पहले ही कह देते हैं कि वो मुझसे बेहतर है। हम्म। वो एक ऐसा शख्स है जो कि हर लिहाज से मुझसे बेहतर है, और वो मेरी मदद करेगा। जी। तो मैं एक आम इंसान हूँ।
ठीक है। लीडर वो होता है जो कि ये जिम्मेदारी उठाता है कि वो तमाम लोग जो मेरे पीछे हैं उनका ख्याल मैंने रखना है, और अगर वो लीडर ये नहीं कर पाता तो वो लीडर नहीं है। अच्छा सर, मैं जो है वो हम आते हैं दोबारा वबाई अमराज और उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस है उसकी तरफ। मैंने एक जगह से रिसर्च करके 5 निशानियां ऐसी निकाली हैं जिसकी वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटल इलनेस है या नहीं है, या खुद को जज कर सकते हैं। वो 5 राइट। निशानियां मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। पहली है कि अमूमी तौर पर आपके मूड में गमजदगी, उदासी रहने की आदत जो है वो बहुत अरसे तक अगर मौजूद हो तो ये इशारा है कि आप मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं। दूसरी है बहुत जल्दी गुस्सा आए, मूड स्विंग्स और बहुत जल्दी नर्म पड़ जाएं आप। तीसरी है खौफ का शिकार रहना, परेशानी और एंजाइटी। चौथी है मुआशरे से आइसोलेट हो जाना, कट के रहना। पांचवी है सोने और खाने में ड्रामेटिक तब्दीलियां आ जाती हैं आपकी, आपकी जो रूटीन है उसमें बहुत ज्यादा। ये 5 ऐसी निशानियां हैं जो ये इशारा करती हैं कि हम दिमागी किसी एक मर्ज का शिकार हो चुके हैं। क्या यही निशानियां हैं जो हमें ये बता सकें, अगर हम खुद तय करें कि हमें कोई दिमागी मर्ज लाक है या नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये 5 पॉइंट्स बताए। मेरा ख्याल है ये पांचों पॉइंट्स बहुत मुनासिब हैं कॉमन मेंटल इलनेसेस के लिहाज से। जी। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन है, तो हम उन्हीं के बारे में ये ज़्यादा बात, ये सारी डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड आपने जी। चीज़ें बताई। जी। जी। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि इन इन बीमारियों के अलावा भी हैं, तो हम उसको एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि वो तमाम रवैये जो आपके लिए या आपके आसपास के लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो तमाम सोच जिसकी वजह से आपको या आपके आसपास के लोगों को तकलीफ होती है और उसकी वजह से आपकी जिंदगी मुतासर हो रही है, जिसमें आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या आपकी करीबी ज़िंदगी हो सकती है, या आपकी जो मुआशी सूरत हाल है या ऑक्यूपेशनल सिचुएशन है वो हो सकती है। वो तमाम ऐसे तमाम रवैये या सोचें जो आपके लिए इस लिहाज से या आपके आसपास के लोगों के लिहाज से प्रॉब्लमेटिक है, वो तमाम की तमाम नफ्सियाती बीमारियां या दिमागी बीमारियों का हिस्सा हो जाती दुरुस्त सर। अब हम मेरा जो है जरा इसे सिंप्लीफाई करना है कि हम हर आदमी चाहे वो पिंड दादन खान में है, जहां पे भी ये यूट्यूब का प्रोग्राम देखे वो ये समझ सके। कुछ वायरसेस हैं जिनके नाम हमें पता चल गए। हमें जब जुकाम होता है और कुछ हमने खूरदबीनें बना ली हैं, मेरा ख्याल है कि अक्सर वायरसेस और बैक्टीरियाज को अब हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी दिमागी अमराज जब होते हैं उसमें जो वायरस दाखिल होता है उसको बज़ाहिर देखा नहीं जाता, उसको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए एक तासुर है कि एक आम आदमी ये तय करते करते 10 साल लगा देता है, तकरीबन 10 साल लगा देता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की एक रिसर्च है। तो क्या आप एक ऐसी बात हमें बहुत सादगी से समझाएंगे कि क्या वो जज्बा, क्या वो इमोशन जब आपके दिमाग में दाखिल हुआ तो आप इसे एक ऐसा वायरस समझ लें जो एक वबाई मर्ज की तरह आपके दिमाग को बीमार कर देगा? है। ओके, अब मैं इससे बहुत हद तक इस थ्योरी से जो आपने मफरूजा पेश किया, ये बहुत हद तक एग्री करता हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो टेस्ट कराएं, डॉक्टर साहब टेस्ट कराएं ताकि पता चले बीमारी है या नहीं है, क्योंकि जी। हमारे ज़हन में बड़ा क्लियर कट एक बहुत ही बचपन से हमारे जहन में डाल दिया गया कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट लिखेगा, टेस्ट होगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये बीमारी है या नहीं है। इंसान का दिमाग इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल जिस्म का हिस्सा है जिसको समझने के लिए। मैं इस तरह से बताता हूँ कि इंसान के दिमाग में 4 ट्रिलियन, अब
ट्रिलियन की उर्दू करेंगे तो बहुत सारी बन जाएगी। खरब। 4 ट्रिलियन, जी, 4 खरब। 4 ट्रिलियन, जी, न्यूरॉन्स है। ठीक ठीक। है, न्यूरॉन एक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो कनेक्शन बनते हैं। आपकी सोच, आपकी तमाम हरकतें, जिस्म का हाथ का हिलाना, ये करना वो करना, आपकी बातें, आपकी सारे रवैये, वो सब के सब इन न्यूरॉन्स के थ्रू चलते हैं। इन तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इस तरह से। और ये एक दूसरे के साथ जो उनका जोड़ तोड़ है, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक जो आंख से रेड कलर को की लाइट को देखने के लिए, रेड कलर की लाइट को देखने के लिए आपके 10 लाख कनेक्शन यूज होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी एक एक सोच इतने ज्यादा न्यूरॉन्स को, इतने ज्यादा सेल्स को एक्टिवेट करती है कि अभी तक हम उस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन पे नहीं पहुंच सके कि हम एग्जैक्ट टेस्ट से एग्जैक्ट जगह माप सके। ठीक। टेस्ट मौजूद हैं, आ गए हैं, जिसको हम फंक्शनल एमआरआई कहते हैं, जिसमें या पेट स्कैन्स कहते हैं, जिसमें दिमाग का वो हिस्सा जो कि सही से काम नहीं कर रहा वो आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हम न्यूरॉन्स या सेल के लेवल पे नहीं पहुंचे, खुलियों के लेवल पे नहीं पहुंचे कि हमें पता लग सके कि खुलिये में क्या तब्दीली आई तो क्या हुआ। हम अब वहां पे नहीं पहुंचे। जब हम शायद आज से 20-25 साल के बाद जब पहुंच जाएं तो ये गुफ्तगू हमारे जब बच्चे सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि क्या प्रिमिटिव किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। साइंस को तरक्की करते हुए आज से 20 साल पहले हम साइकियाट्री की बात करते थे, लोग कहते थे ये क्या होती है, और आज हम यहाँ पे बैठे इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं साइकियाट्री पे। जी। साइंस हर वक्त तरक्की कर रही है। सो ये हमें समझना है कि इस वक्त हमारे जो टूल्स हैं जिनके जरिए हम बीमारियां एग्जैक्टली और वो दिमाग का वो हिस्सा जिसको हमने ठीक करना है एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सके, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, या वो मौजूद है तो वो बहुत प्रिमिटिव लेवल, बहुत बेस लाइन लेवल पे है। उसकी वजह से हम एक जब हमसे कोई बात करता है या हमसे हमारे पास मरीज आते हैं तो वो बात करते हैं तो हम उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता ये हम साइंस ने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिमाग में जब भी बीमारियां आती हैं तो दिमाग में कीमियाई तब्दीलियां आ जाती हैं। दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स हैं और उनका अल्लाह ने एक बैलेंस रखा हुआ, ठीक है, और वो केमिकल्स के जरिए जो न्यूरॉन्स या सेल्स हैं वो कनेक्ट एक दूसरे से बातें करते हैं। वो केमिकल डिसबैलेंस जब होता है, जब कीमियावी तब्दीलियां दिमाग के अंदर आती हैं तो बीमारी आ जाती है। अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। अब अगला सवाल लोगों का ये होता है कि किस वजह से कीमियावी तब्दीलियां आती हैं। तो कीमियावी तब्दीलियों की बहुत सारी वजह हो सकती है। जिस तरह एक दिल का मरीज है तो दिल का मरीज बनना या हार्ट अटैक होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। इसमें तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने खाना खाया है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है, या आपके जीन्स में है, या आपने सारी जिंदगी आप बैठे रहे हैं तो इसलिए हो हम्म। गया। हम्म। और कुछ लोगों में कोई वजह मालूम नहीं होती। ठीक है, इसी तरह दिमाग की भी यही सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो अपने बच्चे को कोई टेंशन नहीं दी तो ये बीमार क्यों हो गया। तो इसके टेंशन से बिल्कुल भी 100% ताल्लुक नहीं है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि टेंशन की वजह से दिमाग में बीमारी आती है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि बहुत सारे मसाइल की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। बहुत सारे केसेस में ये एक बीमारी उसी तरह आती है जिस तरह एक दिल के मरीज को अचानक हार्ट अटैक हो गया, हालांकि वो यंग और स्मार्ट है और उसको कोई ऐसा लग भी नहीं रहा कि इतना मोटा होगा या इतना खाता होगा, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल का मरीज बन गया। तो इसी तरह दिमाग की बीमारियां। अच्छा सर, जैसे दिल की बात की आपने कि कुदरत ने इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। जैसे हम एक गुर्दे पे जिंदा रह सकते हैं, इसी तरह जो हमारी 5 वेन्स हैं, इसकी एक वेन एक्स्ट्रा भी कुदरत ने जिस्म में रखी हुई है। अगर एक बंद होती है आर्टरी तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाईपास के थ्रू। दिमाग के लिए कुछ एक्स्ट्रा
चीज मौजूद है कि जो प्रोटेक्ट करती हो दिमाग को, कि अगर वो इतना कमजोर नहीं होता इंसान, या ऐसी सूरत हाल का शिकार नहीं होता, उस वक्त तक दिमाग का केमिकल डिसबैलेंस नहीं होगा। अब सर, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या परसेंटेज है जिसपे मैं सवाल को नहीं, थोड़ा सा। मैं इसको बताता हूँ। जिस तरह से कुदरत ने जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा टूल्स दिए हैं इंसान को जीने के लिए, दिमागी मजबूती के लिए तो आपने बात कर ली कि मुआशरे में किस तरह की सूरत हाल हो तो दिमाग मजबूत रह सकता है, फिक्रमंदी कम रह सकती है। लेकिन क्या कुदरत की तरफ से दिमाग को कोई ऐसी सपोर्ट हासिल है एक्स्ट्रा, कि वो अगर दिमागी तौर पे कोई इंसान मजबूत है और उसे किसी सूरत हाल का शिकार होने की वजह से डिप्रेशन आती है, तो दिमाग खुद ब खुद उसे प्रोटेक्ट कर ले। जैसे हमें आजकल एक लफ्ज बहुत ज्यादा कोरोना पेंडेमिक के अंदर मिला है, इम्यून सिस्टम। बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, तो क्या कोई ऐसी, जैसे लोग कहते हैं बादाम खाएं तो दिमाग आपका तेज होगा, ये एक परसेप्शन है। तो क्या ऐसी चीज है, जैसे अब इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत सारे टोटके आ गए हैं, कि जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे डिप्रेशन के खिलाफ, कि अगर खुदा न खास्ता जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो आप उसका सामना, आपका दिमाग उसका सामना कर लेगा बीमार हुए बगैर। अब मैं आपको ना इसका एक आसान जवाब देता हूँ। जी प्लीज, आसान ही दीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी। इंसान के दिमाग का जो बुनियादी मेकअप है वो अपनी वालदा के पेट के अंदर खो जाता है। जो इंसान ने जिस तरह का सोचना है आगे चल के, वो तमाम का तमाम जो जेनेटिक मेकअप जिसे हम कहते हैं, वो माँ के पेट में हो चुका होता है। दुरुस्त। तो जब थोड़ा सा आप सुनते होंगे, हमारा बच्चा जी बहुत सेंसिटिव है, हमारा बच्चा जी बहुत शरारती है, हमारा बच्चा जी जो बहुत है वो गुस्से वाला है। तो बुनियादी तौर पर आपका दिमाग किस तरह का होगा और आपकी शख्सियत किस तरह की बनेगी वो डिसाइड हो चुका होता है। दुरुस्त। ठीक है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है वो यह इस गुफ्तगू को उससे फायदा नहीं होगा। जब आप बड़े होते हैं तो आप उनके साथ रहना सीख लेते हैं। हमारी रिसर्च ये कहती है कि वो तमाम लोग जो ज्यादा आईक्यू के हामिल होते हैं, या वो उनकी सोचने की कुव्वत ज्यादा होती है, जो सेंसिटिव जिसे आम अल्फाज में बोला जाता है, उन लोगों में डिप्रेशन ज्यादा होता है। वो लोग जिनका दिमागी आईक्यू या दिमागी क्वालिटी जो बहुत हाई नहीं होती, वो इतना अच्छी तरह से उसमें दिमाग में हाई नहीं होते इंटेलिजेंस में, उनके अंदर डिप्रेशन कम होता है। सो हमारी सोच हमारी शख्सियत का जो बुनियाद है वो डिसाइड करती है कि हमारे डिफेंसेस, हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है स्ट्रेस के खिलाफ, वो कितनी है। ओके। एक इंसान जो लापरवाह है बहैसियत एक, जब वो छोटा था तो उसमें वो क्वालिटीज पैदा होगी, तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम। एक इंसान जो सोचता बहुत है, जिसके अंदर चीज़ों को, आसपास के बातों को, आसपास के माहौल को अपने अंदर समो लेने की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा है, उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी, ये तमाम चीज़ें। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो इसी तरह आती हैं जिस तरह एकदम हमारे, क्योंकि मैं एक बहुत ही जिम्मेदार टाइप, जो जट टाइप फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास जो इस तारे हैं वो भी
जमीन और खेतों के मुतालिक है। जी। तो जितना टिड्डी दल जो है ना वो खेत को खा जाती है ना, इस हम्म। तरह हमारी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें, जिसको आम जबान में लोग कहते हैं कि ये ज़हन खो बैठा है या ये पागल हो गया है, वो बीमारियां ज़हन दिमाग को उसी तरह खा जाती हैं स्ट्रेट। और अ, उसमें किसी का बहुत सेंसिटिव होना या किसी का बहुत अक्लमंद होना या ना होना का कोई फर्क नहीं। आमतौर पर अलबत्ता, जिस तरह मैंने आपको समझाया बताया कि वो तमाम लोग जो ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिनका ज़हनी जो दिमागी इंटेलिजेंस है या उनकी काबिलियत है वो ज़्यादा है, वो लोग जो हाई अचीवर्स हैं, वो लोग जो बहुत अपने मेहनती हैं, उन तमाम अफराद में डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा है। आपकी इस बात से एक मुझे मज़ाहिया मकूला याद आया। वो जी। पंजाबी में भी कहते हैं, मैं उर्दू में आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि अकल नहीं तो सुख ही सुख। हाँ, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। मौतें जी ही जी मौतें। तो बिल्कुल। क्या आपकी सारी गुफ्तगू से अकल एग्जैक्टली। अक्लमंद मेरे दोस्त छोड़ छोड़ देना चाहिए, महदूद अक्ल के साथ जीना फिर ज्यादा सुखी है। इंसानी तो इंसान के लिए हाँ, लेकिन उसके आसपास के लोगों और उसको माशरे के लिए नहीं। क्योंकि आपने कभी कभी आप हिस्ट्री उठाइए उन तमाम अफराद की जो जिन्होंने अपनी कौम के लिए सेल्फलेस काम किया है, जिन्होंने अपने शोबे के लिए सेल्फलेस काम किया है, उनको किसी ना किसी तौर पे कोई ना कोई दिमागी बीमारी आई। और ये हिस्ट्री में है। बहुत सारे आपके आर्टिस्ट, बहुत सारे शायर, इवन पाकिस्तान के शायर, आपके एक्टर्स, आपकी क्रिएटिव टीम, जो असल में मुआशरा उस वक्त तरक्की करता है, और आप भी बेहतर मुझसे जानते हैं, आप अदीब हैं, मुआशरा तरक्की उस वक्त करता है जब उसके वो लोग जो अपने शोबे के माहिर होते हैं, वो जब लीड करते हैं मुआशरे को, तो मुआशरा आगे चलता सर, है। वर्कर। इस सिलसिले में एक फिलोसफर का कोट है, बर्ट्रैंड रसल के बारे में आपने सुना होगा। 18वीं सेंचुरी में पैदा हुए थे, 19th सेंचुरी। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, जो कि कुरान के से मुताबिकत करके मैंने देखा है, तो वही बात कमोबेश अल्लाह की तरफ से भी है कि रसल का जो उसने रिसर्च की, उसने कहा कि दुनिया में जब 1 करोड़ इंसान पैदा होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कुदरत ने, तो उसमें एक जीनियस पैदा होता है। और जब 5 करोड़ लोग पैदा होते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अरस्तु जो है वो भी कहकर गए थे, वो भी एक फिलोसफर थे, कि मास्टर्स जो हैं वो कुछ होते हैं, और उनके साथ जो लोग टूल्स के तौर पे काम करते हैं वो बहुत सारे होते हैं। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। दिमाग जब आ जाता है, अगर किसी को दिमाग मिल गया, चाहे उसकी नफ्सियात जो है वो माँ के पेट में ही उसके साथ है, लेकिन दिमाग जब अता हो गया, तो उसका रोल तो डिटरमिन्ड हो जाता है। वो चाहे या ना चाहे, उसे अपने दिमाग को तो इस्तेमाल करना है। आई 100%। प्रॉब्लम क्या है? जी। देखिए, दिमाग इंसान के अंदर है, हालात इंसान के हाथ में नहीं है। दुरुस्त। ठीक है। तो ऐसा जीनियस या ऐसा इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलेक्चुअल, जिसको एक्चुअली सोसाइटी को लीड करना चाहिए, वो अपने हालात की वजह से इतना परेशान है कि उसको अपनी रात की रोटी की फिक्र है, वो लीड नहीं कर सकता। जी। जी। दुरुस्त। दुरुस्त। तो हमें ये समझना है कि दिमाग प्लस हालात एक मुआशरे की तरक्की के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दुरुस्त आपने कहा, लेकिन एक परेशानी मेरी हसासियत को भी लाहक हुई जब मैं आपसे इंटरव्यू के लिए रिसर्च करके बैठा, कि अगर 25% हमारे यहाँ मेंटल इलनेस है, तो ये तकरीबन 1/3 बनता है सर सोसाइटी का। है। अगर हमारा 1/3 हिस्सा सोसाइटी का दिमागी अमराज का शिकार है, तो मुझे ये बताइए सर कि जो दिमागी तौर पे कमज़ोर या बीमार लोग हैं, और अभी उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई कि वो ये माने कि हम बीमार या कमज़ोर हैं, वो मुआशरे में गडमड हैं, तो वो मुआशरे के दूसरे लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, यानी मायूसी क्रिएट करना,
या कुछ परेशानी को वहां पे बांट देना? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है किसी मेंटल इलनेस के बीमार, डिप्रेशन के शिकार लोग सोसाइटी में मुख्तलिफ हिस्सों में वो दूसरों को भी बीमारी की तरफ राग़िब कर रहे हों? अच्छा, हम ये कहते हैं, जी। एक चीज WHO कहती है, उसे वो कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। ठीक। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ये होता है कि उस बीमारी की वजह से इंसान की जो काम करने की कैपेसिटी है वो कितनी मुतासिर हुई है ठीक। और कितना अरसा मुतासिर है। तो जो टॉप 10 बीमारियां हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीमारियां, उसमें से 5 साइकाइट्रिक है। ओके। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो ये होता है कि इंसान इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से अपने अपने काम सर अंजाम सही तरह से दे सके। ठीक। वो दूसरों पे बर्डन बन जाता है। दुरुस्त। ये प्रॉब्लम है हमारे घर में। अगर मेरी वालदा डिप्रेस्ड है या वो एंजाइटी की मरीज है, तो वो पूरे घर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन है। दुरुस्त। दुरुस्त। फिजिकल बर्डन भी हो सकती है, अगर वो काम करना छोड़ देती है, एंजाइटी की वजह से इतनी परेशान है कि वो बिस्तर से लग जाती है, डिप्रेशन की वजह से इतनी परेशान है कि वो बिल्कुल उठ ही नहीं पाती, तो फिजिकल बर्डन भी है। लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी है। और क्योंकि वो अनअवेलेबल हो गई है पूरे घर वालों के लिए, तो बाकी घर वालों की उस तरह से मेच्योरिटी भी पूरी प्रॉपर नहीं है। अगर वो माँ है, अगर वो बच्चा है, तो और अगर बच्चा किसी दिमागी बीमारी का, नफसियाती बीमारी का शिकार हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस बच्चे की वजह से माँ उसके साथ प्री ऑक्यूपाइड हो जाती है और बाकी बच्चे निग्लेक्ट हो जाते हैं। दुरुस्त। ठीक है, तो पूरे घर के ऊपर बर्डन आ जाता है, दुरुस्त। नफसियाती दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से हर घर में ये एक प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर, क्योंकि हम ये कहते हैं हर चौथा आदमी किसी ना किसी जहनी बीमारी का किसी ना किसी मौके पे जिंदगी में शिकार होता है, तो हर घर में एक ना एक बीमार जरूर है। दुरुस्त। और अगर एक हर घर में है, तो उसकी वजह से बाकी घर वालों के ऊपर दबाव पड़ता है। तो दुरुस्त। लोगों के रिएक्शंस किस तरह से हो सकते हैं उस सिलसिले में, मैं जो देखता हूँ, कुछ लोग अपने आप को जहनी तौर पे उन लोगों से काट लेते हैं। हम्म। वो भी कहता है कि भाई मैं इतना परेशान, मैं घर में नहीं देख सकता कि मेरी बहन हर वक्त एक परेशानी का शिकार है और वो डिप्रेशन है और वो रो रही है और वो गुस्सा कर रही है और झगड़ रही है, मैंने ताल्लुक ही कम कर दिया अपनी बहन से। मैंने अपने घर में जाता ही सिर्फ खाना खाने और वहां से आ जाता। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कभी उनको लेके किसी रिलीजियस पीर के पास ले जाते हैं, और कभी जो है वो फला दम वाले के पास ले जाते हैं, और कभी जो हकीम साहब के पास ले जाते हैं, कभी होम्योपैथिक। वो सारी जिंदगी उन सब का जो है ना वो एक पाथवे चलता रहता है। जब भी फिर वो एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेडिकल डॉक्टर जो है वो अपनी तरह से देखता है, फिर वो धक्के खाते हुए 10-12 साल जब गुजर जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं कि एक घर में एक फर्द हो जो कि मेंटली, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, तो बाकी सब के सब उससे असरअंदाज जरूर होते हैं। दुरुस्त कहा आपने। दुरुस्त कहा। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया सर। अगला सवाल मेरा ये है सर, कि हमें जो एक रूहानी खुशी जिसे हम कहते हैं, हमारा हमें लगता है कि हमारी रूह मुस्कुराई है, वो मिलती है मसीहाई करके। हम किसी की मदद करें, हम किसी को खून दें, हम किसी को उठा कर ले जाएं हॉस्पिटल में अगर कहीं पड़ा हुआ है, आप किसी की फाइनेंशियल मदद करें, तो ये जो मसीहाई है ये हमारी रूह को खुशी देती है। लेकिन एक दूसरी चीज है प्राइड, फख्र लेना। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब से कैपिटलिज्म ने हमारी दुनिया को जकड़ा है, तो मुकाबले की फजा बना दी गई है।
और हमारे दिमाग को प्रोग्राम किया है कि प्राइड मुकाबला किए बगैर आप हासिल नहीं कर सकते, उसमें जीतना जरूरी है, हारने वाले को कोई नहीं पूछता। उसके लिए हमने फिर कमजोर जहनों ने, शायद, मैं लफ्ज शायद के साथ बहुत बड़ा शायद, कमजोर जहनों ने छोटी छोटी चीजों पे प्राइड लेना शुरू कर दिया, जिसमें स्किन का कलर भी है, जिसमें ज्यादा स्मार्ट, सिक्स पैक होना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फखर अपने जहनों में पा लिए जीने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये जो प्राइड आपके लिए बीमारी बन जाता है, उसको हासिल करने के लिए आप किसी इंसान को के सर पे पांव रख के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ये जीने के लिए जरूरी है? और क्या मैं जो बात सवाल में बात कर रहा हूं उससे आप अग्री करते हैं? ओके, मैं पहली बात ये कि मैं 100% एग्री करता हूँ। कैपिटलिज्म जो है वो ही रीजन है कि हम एक कंपेटिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, और गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट जो है और हर चीज में जीत और हार का कॉन्सेप्ट ये वहीं से आया। जो इसको हैंडल करना है, जो इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये चीज होगी हमारे स्कूलों से, क्योंकि हमारी पहली जो दरसगाह है, अगरचे वो हमारी माँ है और माँ ने बहुत कुछ हमारे जहन में डालना है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे साल हमारे उन स्कूलों में गुजरना है, दुरुस्त। जिसमें पोजीशन भी आनी है, जिसमें जटों ने सारों ने एक जगह पे इकट्ठे हो जाना है, तो गुजरों ने एक जगह पे इकट्ठे होना है। तो 9वीं 10वीं क्लास में जो है वो फलां जो है वो फलां मोहल्ले के इकट्ठे एक साइड पे होने, और फलां हर चीज के साथ हम एक एसोसिएशन डेवलप करना शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ उस बात से, जी क्योंकि जी। ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब हम 13-14 साल की उम्र में पहुंचते हैं, एक हमारे बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ये कहते हैं, हमें एसोसिएशन चाहिए, वी नीड टू बी बिलोंग समवेयर। हम किसी एक जगह से अपने आप को अटैच करना चाहते हैं किसी तरह से। अब तो हम ढूंढते हैं कि हम किस चीज में फिट हो सकते हैं, और हमारी सोसाइटी, जिसमें हमारा मीडिया और हमारे कल्चरल नॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, तो हम उस हिसाब से उसमें कैटेगराइज होते चले जाते हैं। दुरुस्त। अगर हम अपने स्कूलों में, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने टीचर्स को और अपने स्कूलों कल्चर को चेंज करें, अगर हम वहां पे एक सेंस ऑफ यूनिटी लाएं, एग्जाम्स का मकसद सिर्फ पास फेल करना हो, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, शाबाश बच्चे तुम तो मेरे बहुत करीबी हो, शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा किया, जाओ ये जाके ये कर लो, वो उसके लिए हम जो स्पेशल चीजें करते हैं वो तमाम खत्म हो जाए, तो हम बहुत हद तक इस कंपेटिटिवनेस से निकल सकते दुरुस्त। हैं। एक एक तालीमी नया निज़ाम है जिसको हम IBB कहते हैं, इंटरनेशनल बैरिकुलेट। उसमें कोई एग्जाम नहीं है टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स। वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और आपके हर दफा ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, नए लोगों के साथ बनते हम्म। हैं। आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। ये नहीं होता कि जाके मजमून लेके आओ, तो मजमून जो है वो रियल लाइफ एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, आपकी कोई मार्किंग नहीं होती, आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप दूसरे को प्रेजेंट करता है, दूसरा पहले को प्रेजेंट करता है, दुरुस्त। और उसके बाद हम मिलके डिसाइड करते हैं कि हम इसको किस लेवल पे ग्रेड करें। ठीक। कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, कोई थर्ड नहीं है, ग्रेडिंग है, ये अच्छा है, ये दैट्स एवरेज, यू नीड टू वर्क ऑन इट अगेन वगैरह। कंपेटिटिवनेस बिल्कुल मिनिमम कर दी आईबीबी। तो रिसर्च ने ये साबित किया कि वो तमाम लोग जो आईबी सिस्टम के पढ़ के आगे निकले थे, वो एक कलेक्टिव
ग्रोथ के कायल हो गए पूरी जिंदगी के लिए, हम्म। और उनमें कंपेटिटिवनेस कम हो गई, बहुत हद तक कम हो गई, चाहे वो एक इंतहाई कंपेटिटिव माँ बाप के बच्चे थे। ठीक। बेसिकली कंपेटिटिवनेस जो है ना जी, वो मिडिल क्लास की निशानी है। ना ये हाई क्लास में है, ना ये लो क्लास में, ये टिपिकल मिडिल क्लास। हमें मिडिल क्लास को इसके लिए केटर करना है। हमें अपने स्कूल जो मिडिल, जिसमें मिडिल क्लास आती है, जो कि बहुत इजी स्कूल है आइडेंटिफाई करना, उसमें अगर हम अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा चेंज करें तो हमारी ग्रोथ में कंपेटिटिवनेस बहुत कम हो जाए। जब हम ग्रो कर जाते हैं और जब हमारी वो बिलोंगिंग वाली स्टेज से हम आगे निकल आते हैं, तो हम कलेक्टिवली सोचना शुरू करते हैं। दुरुस्त कहा आपने। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये सारे तजर्बात जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो किए गए, लेकिन वहाँ पर भी आज भी इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, रेसिज्म, ये कंपटीशन, ये ऐसी सोच जो है वहाँ पे कम क्यों नहीं हो सकी? एक चीज पहले, लेट मी रीइटरेट दिस। जी। American society is one of the most capitalistic society in the world. दुरुस्त। यहाँ पे हर चीज कंपेटिटिव है, हर चीज। दुरुस्त। मतलब आपने जिस जगह पे जाना है, उस जगह पे भी कंपटीशन है। दुरुस्त। एक एक कमरे के लिए कंपटीशन है, एक एक स्लॉट के लिए कंपटीशन है, और हर चीज में पैरामीटर्स डिसाइड हो गए, ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, हर चीज कैटेगराइज कर दी। दैट इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। वहां पे रेसिज्म ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। आप एक ऐसी सोसाइटी को देखते हैं जो कि ओपन माइंडेड होती है। ओपन माइंडेड वो होती है हु इज नॉट रियली कंसर्न विद सक्सेस और फेलियर्स। वो सोसाइटीज मौजूद हैं दुनिया में, और आई एम श्योर आप जानते भी होंगे, लेकिन हम अमेरिका को एज एन एग्जांपल नहीं ले सकते उसके। दुरुस्त। दुरुस्त अमेरिकन कहा। सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी इज जस्ट एन इंग्लिश फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, और ओके। थोड़ी सी मॉडर्न, बस जी। इतनी सी। जी, सही कहा आपने। सर, अमूमी तौर पे एक तस्वर है कि रोना, आंसू बहाना जो है वो कैथारसिस का एक जरिया है, आपका बोझ हल्का कर देता है। क्या ये दुरुस्त है? नो, आंसर इन a nutshell is a no. रोना is an expression, is an expression of pain. मेरा दिमाग इतना तकलीफ का शिकार है कि मेरे आंसू निकलना शुरू हो, ठीक है। और ये बायोलॉजिकली भी प्रूवन है, मतलब ह्यूमन स्टडीज भी ये कहती हैं कि जब आपका दिमाग इतनी पेन में होता है तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी, एक खास किस्म की नर्व होती है, वो प्रेस करता है तो आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। रोना शायद उस थोड़ी देर के लिए आपकी उस तकलीफ को एक्सप्रेशन आ जाता है तो अब वो कम हो जाता है, लेकिन इट इज अ साइन, अ रेड फ्लैग सेइंग कि खुदा के लिए ऐसे बंदे को मेंटल हेल्प की जरूरत। सर, ये सवाल करने का एक मकसद था, चूंकि आप जानते हैं कि मेरा जो है ड्रामा फील्ड से ताल्लुक़ है। हम कई सालों से ऐसे ड्रामे बना रहे हैं जो रोज़, चूंकि हमें ये कहा जाता है कि औरतें ही ड्रामे देखती हैं, हमारे यहाँ का रेटिंग सिस्टम हमें ये बताता है, और वो इतनी डिप्रेस हैं कि उनको कैथारसिस के लिए एक रोती हुई, चिंगाड़ती हुई जब औरत दिखाते हैं तो उसकी रेटिंग बढ़ी आती है। तो ये जो सोच है हमारे ड्रामा प्रोडक्शंस की कि हम कई सालों से औरत को थप्पड़ पड़ते हुए दिखाते हैं, औरत रो रही है, वो बहुत मिजरेबल सिचुएशन में है, और जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर, अपनी बच्चियों के साथ बैठकर उस ड्रामे को देख रहा होता हूँ तो उनकी उन सिचुएशंस पे आंखें भीगती हुई भी देखता हूँ। तो कई बार हमें बाहर ये कहा जाता है, जब एक सिचुएशन से रेलिवेंस होता है ना, किसी का दर्द देखते हैं तो अपना दर्द याद आ जाता है, तो कई बार आदमी इस वजह से भीगता है, और इसी वजह से हमारा ये ड्रामा मकबूल है। ये तस्वुर दुरुस्त है या गलत है, या इससे खराबी पैदा हो रही है? ओके, अब पहली चीज, जी। मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को बड़ा क्लियरली समझना है कि
मर्द और औरत का जहन बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे काम करता ठीक। है। खवातीन के अंदर एक चीज हम इसे कहते हैं इम्पैथिक इंटेलिजेंस, हम्म। दूसरे के इमोशंस और जज्बात को पढ़ लेना और उसको फील करना, अंडरस्टैंड करना कि यार कितनी पेन से वो गुजर रहा है। तो वो जब वो ड्रामा देखती हैं और उसमें वो पेन देखती हैं तो उसके साथ अपने आप को रिलेट नहीं करती हैं, उसकी उस पेन को अंडरस्टैंड करती हैं दुरुस्त। और उसकी वजह से उनके आंसू निकल आते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उस ड्रामे के साथ अटैचमेंट पैदा हो जाता है। और आपकी रेटिंग इसलिए अच्छी हो जाती है खवातीन के साथ क्योंकि वो जब एक तकलीफ में इंसान को देखती हैं तो उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेती हैं। मर्द के लिए डिसोसिएट करना, अपने आप को अलहदा करना बड़ा आसान है। ठीक। वो एक ड्रामा देखता है, उसमें बेशक इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जब वो खत्म करता है तो 15 मिनट बाद वो उसको भूल के अपने कामों में लग जाता है। हम्म। हम्म। औरत क्योंकि उसको फील करती है जो हो रहा होता है, वो एक्चुअली कंसिडर करती है कि ऐसा वो कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी, तो वो उसके साथ अगले 2-3 दिन रहता है। ठीक। हेंस अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है, हेंस आपकी ड्रामा व्यूअरशिप फीमेल ज्यादा होती है, हेंस आपका फोकस मजीद पेन की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी डिप्रेशन हम दिखाते हैं अपने प्लेस में, वो डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन चूंकि एक तस्वर है हमारे यहाँ ड्रामा ज़्यादा देखती हैं, घर में उनको टाइम मिलता है, तो वो दुरुस्त अमल है क्या? इससे उनको कोई ज़हनी तौर पे नुकसान नहीं पहुंच रहा? मैं आपको इसको एक आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी। इंसान के लिए, मर्द के लिए जिंदगी में बहुत सारी कैटेगराइजेशंस हैं। आपको ये अचीव करना है, आपको ये करना है, जिंदगी में ये काम करने हैं। आप अपनी जिंदगी में आप देखेंगे तो कहेंगे अच्छा हाँ यार मुझे उस वक्त तो ये करना, अपने बच्चों के लिए ये करना है, अब मैंने ये करना है, आगे ये करना है। फीमेल हॉर्मोन्स दिमाग के अंदर उसको इस तरह से चेंज करते हैं कि उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटैचमेंट, लव, रिलेशनशिप, फीलिंग ऑफ बॉन्डेडनेस, अपने आप को, अपने घर को, उसकी सूरत हाल को, अपने घर के हालात को, घर के मुआशी नहीं, इमोशनल हालात को, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होते हैं। ठीक है, तो जब उनके लिए फाइनेंसेस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जब उनके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग लव्ड बाय देयर हस्बैंड और बाय देयर चिल्ड्रन, तो फिर उनके लिए वो इमोशनल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दैट इज व्हाई दे फील सो अटैच्ड टू द ड्रामास। और उसकी वजह से आप जब उनको वो जब ड्रामा देखती हैं तो उसके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो अपने आप को उसके साथ परेशान भी करती हैं, अपने आप को उसके एंड का इंतजार भी करती हैं, और अगर उसका एंड बुरा हो तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करती हैं। तो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इमोशनल पार्ट बन जाता है, दुरुस्त कहा। ड्रामे का इमोशन। जी, दुरुस्त कहा। ये तो रिलेट कर जाती हैं उसके साथ, ये तो आपने कह दी, लेकिन इम्पैक्ट क्या होता है? चूंकि अगर हर स्लॉट के ऊपर एक ऐसा ही रोने धोने वाला ड्रामा हम रोज देखते हैं, उसका इम्पैक्ट भी तो कुछ हो रहा होगा ना, मुसलसल कई सालों से वो दिखाया जा रहा हो। नहीं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है जी। आप क्या ये नहीं देखते कि खवातीन के अंदर एक जर्नल मिसट्रस्ट टुवर्ड देयर हस्बैंड हो गया है, जी। जर्नल मिसट्रस्ट टुवर्ड्स सोसाइटी हो गया है। आप क्या ये नहीं देखते कि जर्नली खवातीन अपने आप को ज्यादा मजलूम कंसिडर करना शुरू हो गई हैं पहले के निस्बत? ये तमाम इम्पैक्ट है उन तमाम ड्रामों का, जो कि ड्रामा उस चीज का होता है जो एक 1 in 10,000 केस होता है। वो खबर बनती है ना, वो हम्म। स्टाइल, वो एक डिफरेंट चीज होती है।
तो वो ये समझती है, क्योंकि वो ड्रामे में आ रहा है और हर ड्रामा वही चल रहा है, तो वो ये समझती है कि हर ड्रामा हर तरफ ऐसा ही हो रहा है, तो हमारा मियाँ या हमारा भाई या हमारा बेटा ऐसा ही करेगा जैसा उस ड्रामे में होता है, या हमारी सास। या हमारी सास या हमारी बहू, जो हम्म। भी आप जिस तरह से भी उसको पुट करना है, तो हमारी वो परसेप्शंस पहले ही डेवलप हो जाती है, तो ठीक। वैसे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं। हम्म। अच्छा सर, मेरे कुछ सवालात बस बाकी रह गए हैं। एक अभी बहुत डिस्कशन हो रही है, अमेरिका में 475 बच्चों जिनकी उम्र 14 साल थी पर एक रिसर्च की गई सर, जिसके बाद ये नताइज निकले कि 250 ऐसे अल्फाज हैं जो उनके दिमाग को मुतासर करते हैं। क्या कुछ ऐसे लफ्ज हमारे यहाँ बोलचाल में ऐसे हैं जो आपके नज़दीक बतौर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आप समझते हैं कि वो अगर किसी के सामने बोले जाएं तो उसका इम्पैक्ट जो है किसी बीमार ज़हन के ऊपर नेगेटिव पड़ता है? बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नेगेटिवली पड़ता है, चाहे वो बीमार जहन के हो चाहे वो सही जहन के हो। हम्म। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे टॉप पे चीजें जो कंटेंट आता है, वो कंटेंट ये आता है सेल्फ स्टीम के मुताबिक। उर्दू में क्या कहेंगे सेल्फ स्टीम को? अम, खुद शनासी। इंसान, नहीं, इंसान की इज्जत नफ्स, इज्जत इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स, हाँ। हाँ, तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ। उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट्स दी जाए तो बच्चे की जिंदगी पे सारी जिंदगी के लिए असरात हो जाते हैं, असरात पड़ जाते हैं। अब हमें शायद ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, हम कई दफा गुस्से में कह देते हैं और हम ये समझते हैं क्योंकि हमारे वालिदैन ऐसा करते थे और हम ठीक पैदा हो गए और हम ठीक बड़े हो गए, तो हमारे बच्चे भी ऐसा हो जाएंगे। तो उनके लिए मेरा एक बहुत मोदबाना गुजारिश है कि हम ठीक नहीं है। पहली चीज हमें ये डिसाइड करना है कि हम एज ए नेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत सारे इलाकों में। और दूसरा ये कि हमें इस बात को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है कि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से मुख्तलिफ है, और अगर हमें प्रोग्रेशन करना है तो हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो कि हमारे हमने अपने बचपन में देखी या हम में रिपीट नहीं करनी। इस सवाल का एक खास मकसद भी था कि मैं ये जान सकूं कि हम चूंकि पाकिस्तान के अंदर पेरेंटल गाइड के हवाले से कोई भी किसी भी मीडिया के ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं आती। आपने देखा होगा जिन दिनों खुद कुछ धमाके हो रहे थे उन दिनों भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस टीवी पे नहीं दी जाती थी बहुत अरसे तक, कि कटी पटी लाशें दिखाई जा रही होती थी टेलीविजन के ऊपर या ऐसे सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। तो जो हमारी मीडिया और सोशल मीडिया है उसमें तो इजहार आज़ादी राय के लिए कुछ भी बोल दिया जाता है। तो ये जो सोसाइटी के अंदर लफ्ज आ जाते हैं जो उन बच्चों के जहनों तक भी पहुंचते हैं, ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को, मीडिया पर खास तौर पे और सोशल मीडिया पर जो हम किसी लिहाज के बगैर कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, अम, पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है माइंड्स, मीडिया के ऊपर। ये चीज आप दिखा सकते हैं, ये चीज एज अप्रोप्रिएट है, ये चीज एज अप्रोप्रिएट नहीं है। दुरुस्त। हमारा मीडिया एक ऐसा बच्चा है जो लाडला है और सब उससे डरते भी हैं, और वो शरारती भी बड़ा है, और उसको मैच्योर होने में भी बहुत टाइम लगेगा। दुरुस्त। वो रेटिंग के चक्कर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है जो कि बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं बच्चों के ऊपर। इंफॉर्मेशन
को बच्चे की जबान में, बच्चे के स्टाइल में देना और उसको समझाना कि कुछ चीजें ऐसी की जाती हैं जो कि आमतौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, वो कैसे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए वो बहुत मुश्किल है ग्रैस्प करना। ठीक है। और बच्चों को खून दिखाना, बच्चों को मरी हुई चीजें दिखाना, वो उनकी जिंदगी पर, सारी जिंदगी पर डिजास्टर्स इम्पैक्ट होगा। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ। 1962 में एक रिसर्च हुई जो कि इंटरनेशनल रिसर्च थी, जिसमें ये उन्होंने देखा कि वो बच्चे जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज दिखाई गई बचपन में, वो बड़े होकर उनके अंदर क्या तब्दीलियां आई बनिस्बत उनके जिनको कोई भी नहीं दिखाई, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसा रूल्स और लॉज नहीं थे, तो हर कोई देख भी लेता था। बच्चे जिनको नहीं दिखाई गई, उन्होंने ऐसे तमाम बच्चे जिनको बचपन में वायलेंस दिखाया गया, उनके लिए वायलेंस करना, रेसिज्म करना, दूसरों को नीचा करना कोई मसला नहीं। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको गिल्ट कहते हैं, गिल्ट बहुत हद तक कम था। और ऐसे बच्चे जो उनको देख के खौफजदा हो गए, सारी जिंदगी अप टिल द एज ऑफ 45, जहां तक स्टडी की इजाजत मिली, 45 की एज तक उन्होंने, उनको ड्रीम्स आते रहे उन मूवीज के, और वो ड्रीम से उठ जाते थे, खौफ के साथ उठ जाते थे, और उनको हर बंदा ऐसा लगता था कि शायद ये हमें मार देगा, तो वो एक खौफ में जिंदगी गुजारते रहे। इतना इम्पैक्ट आता है इन मूवीज, ड्रामास, जिसमें एज एंड अप्रोप्रिएट चीजें दिखाई जाती हैं और आपको बताएंगे। तो अगर आप एक्चुअल लाइफ की चीजें दिखाएंगे, अगर आप वो खून दिखाएंगे और अगर आप मरे हुए लोग दिखाएंगे, तो उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म में उन बच्चों पे होंगे, दुरुस्त। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक नुकसान ये होता है जिसमें बंदा डिसइनहिबिटेड होता है, उसको, उसके लिए ये चीजें एक रोज का मामूल बन जाता है। कोई बात नहीं, चलो, अब गिल्ट खत्म हो जाता है, अफसोस खत्म हो जाता है, तो ये फिर सारी जिंदगी उनके रवैयों के ऊपर आ जाती है। दिस जो इज हम, डेंजरस। हाँ, जो देख भी रहे हैं कि बेहिसी हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। बेहिसी मुआशरे में बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों के सामने, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारे सामने लड़ाइयाँ करते थे, हमारी माएँ हमें कहानियां सुनाती थी कि तुम्हारे बाप ने ये किया और तुम्हारी दादी ने ये किया हमारे साथ। तो वो एक जर्नल सेंस ऑफ, अच्छा यार ये तो होता है, अच्छा यार क्यों है, हो गया। तो एक हमें इंफॉर्मेशन और स्टोरी टेलिंग इतनी बता दी गई ना कि हम डिसइंटरेस्टेड हो गए। अच्छा यार चलो ठीक है, ये होता है सारा कुछ। जो चीज गलत है वो गलत है, दुरुस्त। और ये अपने बच्चों को उस वक्त इस तरह समझाना है कि जब वो इस एज में पहुंच जाएंगे कि हम उन्हें अंडरस्टैंड करवाएंगे। दुरुस्त कहा आपने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सेंसर पॉलिसी और कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हुए, जो भी बने हैं पाकिस्तान के अंदर, ड्रामों के लिए हो, फिल्मों के लिए हो, किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इनको शामिल किया गया है? नॉट टू माई नॉलेज, नॉट टू माई नॉलेज, क्योंकि अगर होते तो बहुत सारी चीजों को वो बड़े क्लियरली कह देते कि ये दिस इज वे टू मच ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो वो एज अप्रोप्रिएट, देखें रेटिंग्स इसीलिए बनती है ना, आप कभी 16 लिखा देखते हैं वो इंग्लिश मूवीज के साथ, और वो जी। जी। लैंग्वेज और वो सारा कुछ लिखा देखते हैं, देयर इज अ रीजन फॉर सेइंग दैट। और हम अभी तो हम ड्रामों की बात करेंगे क्योंकि आप अदीब हैं, तो आप ड्रामा कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। सर एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट होने वाला है कुछ अरसे में, और वो प्ले स्टेशन करेगा, ठीक। एक्सबॉक्स करेगा और प्ले स्टेशन करेगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों में एज अप्रोप्रिएट गेम्स होती हैं। यहाँ पे 9 साल का बच्चा
फर्स्ट वो जो पर्सन शूटर FPS उसे बोलते हैं वो खेल रहा है, जिसमें वो हर रोज 50 बंदे फलां के मार रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो उनके लिए इतनी ज्यादा वायलेंस एक्सपोजर उनको मिल रहा है कि वो बेहसी एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। जी, इसके बारे में यूएनओ की एक रिपोर्ट आई, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें पर्टिकुलर चूंकि प्रोग्रामिंग करने वाले हमारे यहाँ पे कंटेंट हेड भी हैं, प्रोग्रामिंग हेड भी हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स भी हैं, और जो बच्चे मैस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रहे हैं, अ, आप नहीं समझते कि वहाँ पे साइकोलॉजी की क्लासेस भी उनको देनी चाहिए, ताकि जब उनके हाथ में वो रोल आए, जब वो मीडिया पे प्रोग्रामिंग और कंटेंट को डील करना शुरू हो, तो उनको अंदाजा हो कि मुआशरती नफ्सियात को हम इन सब्जेक्ट के साथ कैसे डील कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, और अगर कुछ आप ऐसा डिजाइन कर सकें कुछ, तो आई एम ऑल फॉर इट, मैं जरूर आऊंगा। और जितना मुझसे हो सका, ये एक सोशल फरीजा है, समाजी फरीजा है मेरा कि मैं ये करूं। आप किसी जगह बुलाएंगे तो मैं इस काम के लिए आऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि जिससे हम पूरी पूरे मुआशरे को इम्पैक्ट करते हैं। इससे रेलिवेंट सवाल है, क्या हम मैं पड़ोसी मुल्क में तो बहुत सारी एसोसिएशंस को जानता हूं सर, जो साइकेट्रिस्ट एसोसिएशंस हैं, जो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो गवर्नमेंट को कोई रिसर्च पेपर देती हों, सालाना तब्दीलियां आ रही हों, हमारे स्टिग्मा चेंज हो रहे होते हैं, कलंक सोसाइटी में बहुत सारी रवायात बदल रही होती हैं, कुछ नए लफ्ज इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी सजेशंस, रिसर्च पेपर शेयर होते हैं गवर्नमेंट के साथ? सर, हमारी एक सोसाइटी है जिसको हम पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी कहते हैं। जी। हमने जी बहुत लड़के एक मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया था, मेंटल हेल्थ 2001। उसके बाद में अब रिसेंटली उसको एक लॉ की शक्ल दी गई है। पहले मेंटल मेंटल हेल्थ एक्ट था, इसमें ये तमाम चीजें हमने, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे लॉज की तरह वो एक हिस्सा बन चुका है, और उसको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसमें हमने बहुत मेहनत की थी इन तमाम चीज़ों के ऊपर। हमने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे बड़ा हमारा एक इशू जिसके ऊपर हमारा बहुत सारा रोना है, वो ये है कि सोसाइटी में वो तमाम अफराद जो मेंटल इलनेसेस का शिकार हैं और वो उनसे कोई जुर्म हो जाता है, तो मेंटल हेल्थ इलनेस के अंदर तो उनको सजा का क्या तरीका होना चाहिए, वो सारा कुछ वो आई होप एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स somebody kind enough कि वो उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। वो एक्ट अप्रूव हो चुका है, लॉ बन चुका है। लॉ बन चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बहुत सारी और लॉज की तरह, अनफॉर्चुनेटली। सर, जो दो तीन सवाल है उसमें आप थर्ड लास्ट सवाल ये है कि जो सनसनीखेजी है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया के ऊपर सनसनीखेजी फैलाई जाती है, ये आदत जो है वो ज़हनी बीमारी की तरफ ले जाती है हमें। अच्छा, जब आप ब्रेकिंग न्यूज पहला सुनते हैं, जब आप रेड चीज भी देखते हैं, जब आप एक साउंड एकदम सुनते हैं, आपका ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल तब्दील होते हैं और आपके अंदर एक एंटिसिपेशन बढ़ जाती है कि अभी कुछ होएगा। हम्म। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके अंदर एक प्लेजर की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अभी रिवॉर्ड मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, अभी हमें कुछ नजर आएगा। अगर हम उसको बार बार उस सारे अमल को रिपीट करते हैं, तो हमारा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता, हमारा दिमाग उसका यूज टू हो जाता है। ये एडिक्टिव है। ये इसी तरह एडिक्टिव है जिस तरह हेरोइन एडिक्टिव है।
वही सर्किटरी है, वही दिमाग का प्रोसेस चलते हैं जो कि हेरोइन के अंदर प्लेजर देखना और वो सारा कुछ है, वो इसी में होता है। लेकिन जाहिर है इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, उसमें क्वांटिटी थोड़ी हाई होती है। लेकिन हम्म। जब आप सनसनीखेजी दिखाते रहते हैं बार बार, तो आपको सनसनीखेजी का लेवल बढ़ाना पड़ता है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पीक किए रखें। तो हम जब बार बार ब्रेकिंग का लफ्ज सुन के और वो एक साउंड सुन के और सनसनी देख देख के हमारा ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। हमें वो दुरुस्त। दोबारा प्लेजर नहीं मिलता जिस तरह से हमें शुरू में प्लेजर मिलना चाहिए। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी होते चले। जब हम आदी होते हैं तो जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को इंक्रीज, सनसनी को मजीद बढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन को मजीद पीक किए। हर रोज तो आपको पहली से खबर से ज्यादा अच्छी खबर नहीं मिल सकती ना। उसका नतीजा ये होता है स्पेशली सोशल मीडिया पे कि आप झूठ का थोड़ा सा सहारा, मुबालगा आराई का, झूठ तो नहीं कहूंगा, मुबालगा आराई का सहारा लेना शुरू करो। ठीक। तो उससे क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लोगों का पीक रहता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप मुबालगा, बड़ी बड़ी एक मजे की कहानी, सॉरी मैं कट रहा हूँ लेकिन ये अम, हिटलर ने इतने सारे ज्यूज को मारा। जी। अम, मजे की बात तो ये है कि बहुत सारे उनके जर्नल्स ने कभी हाथ भी नहीं किसी ज्यूज को लगाया। मारा किन्होंने? जिन्होंने, जो आम लोग थे, हम्म। उनको पहले थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन फीड की, फिर उनको आदी बनाया, उसके बाद उनको उस काम में लगा दिया। इसी तरह हमने क्या किया, हमने इंफॉर्मेशन का आदी बनाया लोगों को, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हम स्पेशली फेसबुक पे और इन जगहों पे हम, व्हाट्सएप पे हम इंफॉर्मेशन देना शुरू की, फिर हमने झूठ देना शुरू किया, फिर हमने उसे बढ़ाना शुरू किया, फिर हमने अपनी फॉलोइंग बना ली। जब हमने फॉलोइंग बना ली तो वो फॉलोइंग को हम ये कहते हैं कि यार तुम हमारा काम करो इनडायरेक्टली। तो वो फॉलोइंग भी फिर आहिस्ता आहिस्ता मुबालगा राई की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम है हमारा इधर, ये अच्छा सर। डिजास्टर। जी, दुरुस्त कहा आपने। यूएनओ के सोशलिस्ट डिपार्टमेंट ने ना एक रिपोर्ट दी हमारी सोसाइटी के हवाले से, ये पिछले साल की बात है। उसमें उन्होंने कहा हमारे सोसाइटी जो है वो कुछ ही सालों में हम से मैं की तरफ सफर कर चुकी है, वी से आय की तरफ सफर कर चुके हैं। एक अंदाजा है कि अगली 40 साल बाद जिस तरह के गैजेट्स आ रहे हैं, जिस तरफ आपने इशारा भी किया पिछली गुफ्तगू में, जो बच्चे गेम्स, प्ले स्टेशन और इससे खेल रहे हैं, ये हमें तनहा करते चले जाएंगे, और ज्यादा मैं आए अकेले करते चले जाएंगे और जहनी तौर पर तबाह करेंगे। आप इससे सहमत हैं? 100%। देखिए आप इस तरह समझिए ना कि अम, हमारी एज ए सोसाइटी डिसइंटीग्रेशन कितनी स्पीड से हुई है। हम्म। अ, उसकी उसकी हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड हम ये लेते हैं कि यार हम कितना फ्रीक्वेंटली अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली हम ईद के ऊपर जाकर हम सारों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली हम अपनी इंजॉयमेंट लोगों के साथ जो अपने प्यारे हैं उनके साथ करते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि वो ईद आज से 20 साल पहले थी, वो ईद अब नहीं है। दुरुस्त। जो लोगों की बैठक आज से 20 साल पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। हमारी हमारे इंटरेस्ट बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। जी। हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पे हाय कह के और हेलो हाँ ठीक ठाक को हम उसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज अनफ, वी हैव बीन इन टच विद आवर फ्रेंड्स। उसका उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारी सोसाइटी उन तमाम सोसाइटीज की तरह जिनमें एनार्की है, डिविजन्स बहुत क्लियर है, उनमें एक कंपेटिटिवनेस, कैपिटलिज्म जिस तरह जिसके आपने पहले बात की, हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपटीशन में है।
और हमारी हमारे हमें ग्रोथ हमेशा से इस तरह से की गई है कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, अगर ये नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें लोग रोंद के चले जाएंगे, तुम ये नहीं करोगे, जिसकी वजह से फिर हम अपनी अपनी प्लेजर और लेजर और अपनी अटैचमेंट्स और अपने रिलेशंस उनको सेकंड नंबर पे रख देते हैं। तो फिर हमारे इंटरेस्ट भी जो है वो भी बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं कि अगर मैं 9 से शाम 7 बजे तक काम करूंगा तो मैं घर आऊंगा, मैं थका होऊंगा, मैं कहूँगा यार मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। और हम्म। मेरे रिलैक्स करने का नहीं है कि मैं दोस्तों के साथ जाके इंजॉय कर रहा हूँ या हम एक ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो नहीं है। हम ये कि मूवी देख ली, गाने सुन लिए, व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर लिया, दैट्स प्रीटी मच। सर मेरा आखिरी सवाल है, 2004-5 के बाद मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनका एक पूरा मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रीक्वेंटली आ रही हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं, जैसे टेड है, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी वहाँ पे जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनका कोई मस्बत रोल है? अब सर मैं एक बात को, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा एक डिफरेंट कम्युनिटी से है, सो शायद मे भी आप मुझे इसको अंडरस्टैंड करवा सके। मोटिवेशनल स्पीकर का मकसद क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर का वही मकसद है जो डिस्प्रीन का है। तो मेरा ख्याल है ये हमारा जवाब है फिर। क्योंकि अब देखें, हाउ कैन आई हेल्प अ पर्सन? आई कैन हेल्प अ पर्सन इफ आई हैव गॉट अ स्किल। अब मेरा ताल्लुक टिब से है। मैं मरीजों की, मैं अपने जो आसपास के अपनी सोसाइटी के जिनको जहनी अमराज है, मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि मैं कर सकता हूँ। आप प्रोडक्टिव उस वक्त होते हैं जब आप स्किलफुल हो जाते, स्किल्ड हो जाते, तब आप अपनी सोसाइटी की, अपने इलाके की, अपने आप की, सबकी मदद करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर is a person who has got no role as a skilled person to produce a long standing impact. देखिए, हम सब एक अच्छी तकरीर को एंजॉय करते हैं, हम सब एक अच्छी नसीहत को एंजॉय करते हैं, ठीक है? जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन का 2 घंटे इफेक्ट आता है, तो वो बस 2 घंटे इफेक्ट रहता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस वक्त होगा जब आप एक स्किल्ड पर्सन होंगे या आप एक स्किल्ड पर्सन के साथ अटैच्ड होंगे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तब आगे। मोटिवेशनल स्पीकर इन माय माइंड इज अ पर्सन who gives you, जो मेरी डेफिनेशन मुझे नहीं समझ, तो मैं डेफिनेशन जो मैं समझा हूँ बट वो ग्रुप्स पे देख के और उनकी वीडियोस वगैरह देख के, जो लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं या वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं और उसको वो एक एक रंग दे के उनको एक समझाने की कोशिश करते हैं कि दिस इज व्हाट हैपेंस। बट डोंट यू थिंक कि हमारी दादी माँ वही काम करती हैं बचपन से? डोंट यू थिंक कि हम नसीहतें पहले ही बहुत ले चुके हैं? और डोंट यू थिंक कि एक नसीहत हर बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकती? जो कि सबसे बड़ा मसला एक मोटिवेशन स्पीकर का है कि उसने मासेस को अटैच करना। तो हर बंदे की के ऊपर एक मुख्तलिफ चीज काम करती है और हर बंदे के लिए एक नसीहत नहीं है। मैं एक बंदा जो कि इंतहाई सख्त तबीयत है, उसको कहूंगा कि टेक अ स्टेप बैक एंड लुक फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। और एक बंदा जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो मैं उसे कहूंगा कि यार एटलीस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर दोनों को एंगेज नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ
एक को मैं कह रहा हूँ कि भाई तू अपनी नसीहतें बंद कर, तू अपने अपने आप से सोचना बंद कर और दूसरों के एंगल से सोच और उनको समझ कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि तुम्हें लोगों की पर्सपेक्टिव की समझ आए। और दूसरे को मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम हर एक की सोचते रहते हो, अपनी नहीं सोचते, अपने आप से भी तो सोचो ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो। और एक आइडियल ये है कि दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ना नसीहत। दुरुस्त। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर सबको इंफॉर्मेशन जब दे रहा है, तो उसमें से कुछ ऐसे सबसेट ऑफ लोग भी हैं जो कि एक्चुअली उसकी ज्यादती के शिकार है, उस नसीहत की ज्यादती का शिकार है। वो उनको जब ये मिलेंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है यार, हम जो कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कि हम दूसरों की सुनते हैं और अपना फैसला नहीं करते, तो दूसरे बड़ा अच्छा कर रहे होंगे तो हम दूसरों से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। इन द एंड दे विल नॉट डेवलप देयर ओन पर्सनालिटी। ये प्रॉब्लम होता है मोटिवेशन स्पीकर का। वन टू वन information, a personality related nasihat is a much better nasihat. But then again, why do you want a nasihat? क्योंकि आपको हर चाचा मामा ताया फूफा मोहल्ले के अंकल हर कोई जाते जाते फ्री मशवरा और नसीहत तो दे रहे हैं ना। जी 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 जी, मुफ्त मुफ्त मशवरा। फिर मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा क्लियरली ये डिसाइड करना है कि उनका हमारी जिंदगी पे इम्पैक्ट कितना होना चाहिए। अगर हमने उनकी जिंदगी के मुताबिक चलना है कि जिस तरह से वो चल रहे हैं, तो फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें गलत और सही का अंदाजा नहीं होगा। हर बंदे की मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। एज ए पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर, यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ्स and minimize your weaknesses, दुरुस्त and that's दुरुस्त। how you do a proper life work in future. तो ये जो मेंटल इलनेस अवेयरनेस है, इसको कैसे फैलाया जा सकता है पाकिस्तान में? आपकी सजेशंस क्या हैं? Okay. सबसे पहली चीज जो कि हमें समझना है कि नंबर वन, पाकिस्तान में खुदकुशी का रेट कम नहीं, एक्चुअली आसपास के पूरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा है। अच्छा। वी आर इन द वो, लेकिन एक्चुअली क्योंकि डब्ल्यूएचओ का डाटा होता है, डाटा डिपेंड करता है रिपोर्टेड केसेस पे। हम्म। पाकिस्तान में खुदकुशी रिपोर्ट नहीं होती। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा सब कॉन्टिनेंट का इशू है। ठीक। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारे खुदकुशी केसेस को रिपोर्ट नहीं होने देते। एज ए रिजल्ट हमारे एक्चुअली एक स्टडी की थी डॉक्टर प्रोफेसर मुराद मूसा ने, जो कि प्रोफेसर रहे आगा खान यूनिवर्सिटी के। उन्होंने डेटाज कलेक्ट किए बाकायदा खुदकुशी के बारे में, और वो वंडरफुल डाटा है जिसमें हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि पैटर्न्स पाकिस्तान की बहुत मुख्तलिफ हैं दुनिया से। ठीक। लेकिन क्योंकि हम रिपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। दुरुस्त। अमेरिका, इंग्लैंड, बाहर के ममालिक में खुदकुशी के रेट्स हाई अपेरेंटली नजर आते हैं, और हम उसके बहुत सारे वजूहत कहते हैं। अच्छा भाई, वहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन बहुत है, वहाँ पे जब बूढ़े होते हैं तो लोग जिंदगी में कुछ है नहीं, इस्लाम, वो अपने मजहब से दूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान, इंडिया में बहुत हाई रेट है सुसाइड का, हम सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते। तो जहाँ पे रिपोर्टिंग ज्यादा होगी, जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट्स बनेंगी, जहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारे घर में खुदकुशी हुई है, तो हमें एक्चुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी। नंबर वन। नंबर टू, मैं इसको ना 19 लेट 1980s और 1990s के यूरोप और अमेरिका के साथ देखना चाहूँगा। ठीक है। वहाँ पे लेट 80s और अर्ली 90s में मेंटल हेल्थ की कैंपेन चली, और कैंपेन्स वो किस तरह चलाते हैं, वो बड़े, दे हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट। दे आस्क के सेलिब्रिटीज को कहते हैं जो इस बीमारी से गुजरे होते हैं कि वो बाहर आए, वो आके बात करें उसके बारे में, वो बताएं कि हाँ भाई मुझे बीमारी थी, मुझे ये हुआ, फिर मैंने ट्रीटमेंट ली, मैं बेहतर हो गया, मैं
ये जिंदगी। लोगों के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि उनके हीरोज होते हैं, अगर उसकी मिले तो लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल उनके लिए वो चीज बन जाती है। और सेकंड चीज, आपने जब भी देखा होगा कि अमेरिका में एक नई वेव आनी होती है, अमेरिका में एक नई या इंग्लैंड में या बाहर के मुल्कों में एक नई वेव आनी होती है, तो उनकी मूवीज का एक रुझान बन जाता है। आप देखेंगे कि लेट 80s अर्ली 90s में दो मेन सब्जेक्ट्स थे मूवीज के। वन, मेंटल इलनेसेस, बहुत मूवीज बनी इस एज में। आप इस एरा की आप देखेंगे मूवीज तो साइकियाट्रिक इलनेसेस बाकायदा, बायपोलर के बारे में अलग, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अलग, सब के बारे में अलग अलग मूवीज बनी, फिर उनको अवार्ड्स मिलते थे। और दूसरा वो गेज और उनके बारे में क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं चाह रहे थे, तो उस जमाने में वो बहुत ज्यादा था। तो ये दो उनके बहुत ज्यादा मेन थे। तो मेरी उस सिलसिले में आप लोगों से गुजारिश कि प्लीज, अगर आप लोग जो अदीब हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं ड्रामास के, जो मूवीज के प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक्चुअली अगर इन इलनेसेस के बारे में, रियल लाइफ इलनेसेस जो एक्चुअली होती हैं, वो नहीं जो ड्रामास में होती हैं जी जिसमें जी। अभी डिप्रेस्ड होकर तो उसने खुदकुशी ही करनी है, या उसको डिप्रेशन जो है वो मियाँ की बेरुखी की वजह से हो रहा है, तो वो तो एक्चुअली डिप्रेशन नहीं है ना, तो वैसे तो रियल लाइफ जिस तरह से पेन से लोग गुजरते हैं, अगर उसका कोई ड्रामा बने तो वो बहुत एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। और मैं सेलिब्रिटीज से, पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज से गुजारिश करता हूँ, अगर उनको कोई, जाहिर है वो भी इंसान है, वो भी मेंटल इलनेस से गुजरते हैं, तो अगर कोई गुजरा है तो वो दे शुड कम आउट। जिस तरह मैं ओपनली कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस किया, मोमिना मुस्तहसिन है, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, उन्होंने ओपनली शी सेड दैट शी सफर्ड फ्रॉम अ मेंटल इलनेस, और उनको बहुत ज्यादा अब्यूज का सामना करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इट, कि अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने ये कहा कि मैं मेंटल इलनेस से गुजरी। तो मुझे याद है उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगाई जिसमें वो पेन में थी, और वो उनका ये डिप्रेशन की फेज थी जिससे मैं गुजर रही थी। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने लिखा होती है इस्लाम से दूरी की वजह से है, तुमने बहुत लोग, तुम गलत दीन की तरफ चल पड़े, तुम गाने गाती हो इसलिए ऐसा हुआ, वगैरह वगैरह। अभी हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है। सो एक्सेप्टेंस वक्त आएगी जब लोगों को ये एहसास हो जाएगा, जब लोगों को ये पता चलेगा कि मेंटल इलनेसेस आर रियल इलनेसेस एंड नॉट ये कि दीन से दूरी, या खुदकुशी जो है वो दीन से दूरी की वजह से हुई है, या ऐसे लोग जो है वो गंदे काम करते हैं तो अल्लाह मियां उनको बीमारी दे देता है। हम्म। ये ड्रामाज से, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ये लोगों के जो मशहूर लोग हैं उनके सामने आके बात करने से ये आसानी पैदा होगी। और ऐसे लोग जो करते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं, क्योंकि जब ऐसे लोग बात करते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि यार हाँ वाकई कुछ हुआ है ना, कुछ है तो डिफरेंट है, तो इसलिए इनके साथ बीमारी हुई।